नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले आज हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का हिंदी का जो सिलेबस है उसको हम स्टार्ट करने वाले इस वीडियो से। और इस सब्जेक्ट का हिंदी का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, वर्ण और वर्णमाला। तो चलिए ये जानते हैं वर्ण और वर्णमाला के बारे में। तो बात करें वर्ण की, तो वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, यानी ऐसी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका हम टुकड़े नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। ठीक है, दो शब्द जैसे ध्वनि और वर्ण। जो हम बोलते हैं ना, जो ध्वनि होता है वर्ण का उच्चारित रूप होता है। जो हम बोलते हैं वो हमारे लिए ध्वनि है। आ क अगर हम उसको बोल रहे हैं तो ये हमारे लिए ध्वनि है, लेकिन जब वही हम उसको लिख देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होता है? वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो जो ध्वनि जो होता है वर्ण का उच्चारित रूप होता है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। वर्ण आप योग समझ आया, वह सबसे छोटी इकाई होती है जिससे हम टुकड़े नहीं कर सकते, आगे तोड़ नहीं सकते। जैसे अगर हम बात करें क का, तो क में क्या होता है? क के नीचे हलंत और आ इससे मिलकर बना होता है। ठीक है, लेकिन हम अगर इसको और इसको आगे नहीं तोड़ सकते हम। ठीक है, अब बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नहीं, अगर मैं लिख रहा हूँ क म प च न, ये क्या हमारा वर्णमाला होगा? नहीं होगा ये, क्योंकि व्यवस्थित नहीं है। वर्णों के व्यवस्थित समूह जैसे अ आ ई उ ई, ठीक है, चलता रहेगा। ऐसे ही क ख ग घ पूरा, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, ये पूरा जब चलता रहेगा तब हम उसको कहेंगे कि वर्णमाला है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और मानक हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी के उच्चारण के आधार पर अगर बात करें, हिंदी में उच्चारण के आधार पर कुल 45 वर्ण आते हैं, जिसमें 10 स्वर आता है और 35 व्यंजन आता है। उच्चारण के आधार पर बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, और उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं, 10 स्वर और 35 व्यंजन, और लेखन के आधार पर 52 व्यंजन होते हैं, 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो हमारा जो वर्ण है, जो 13 वर्ण है हमारा लेखन के आधार पर, तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो स्वर जो हमारा आता है आ ई उ री ए ओ अंग आ। ठीक है, तो टोटल तो ये 10 हो गए हमारे, और जब ब्रैकेट के अंदर 3 है तो इन 3 को और 10 को मिला के हमारा टोटल 13 व्यंजन हो जाते हैं, और स्वर हो जाते हैं। व्यंजन की अगर बात करें, जो कि हमारा क्या है? 35 प्लस 4। ठीक है, 35 प्लस 4 और यहाँ पे हमारा 13, जो कि हो जाएगा हमारा पूरा 52। तो अगर व्यंजन की बात करें तो हमारा क वर्ग आता है, क ख ग घ अड़ा अंगा, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अणा ढ ढ, उसके बाद अणा आता हमारा, फिर द्विगुण व्यंजन होगा जैसे ये वाले, इसके अड़ा और ढा। त वर्ग में त थ द ध न, और प वर्ग में प फ ब भ म। ठीक है, तो ये हमारा क्या है टोटल? ये तो हमारा टोटल क्या है? 1 2 5 10 15 20 25 ये हो गए। 25 प्लस हमारा ये 8, 33 हो जाता है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, और ऊष्म व्यंजन हमारा जो आता है श स और ह, तो इन सबको मिला के हमारा 33 हो जाता है। लेकिन ये जो द्विगुण व्यंजन है अड़ा और ढा, ठीक है, तो ये हमारा टोटल 35 हो जाता है। वही हमारा 4 संयुक्त व्यंजन था, 13 प्लस 35 प्लस 4, तो हमारा श आता है जो कि क और श से मिलके बनता है, त्र आता है, त और र का मिलाप होता है इसमें, ज्ञ आता है, ज्य और य से मिलके बनता है, और श्र आता है, श और र से मिलके बनता है। ठीक है, तो ये टोटल हमारे लेखन के आधार पर व्यंजन स्वर हो गए, इसमें हमारा व्यंजन और वर्ण हो गए, जिसमें हमारा स्वर और व्यंजन दोनों आता है। अगर हम बात करें वर्ण के भेद की, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और दूसरा हमारा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ रे ए ओ अंग आ री ली रे। ठीक है, ये सब क्या है? टोटल
स्वर जाते हैं। ठीक है, व्यंजन की अगर बात करूँ मैं, तो व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे क जो होता है वो क नहीं होता, क के नीचे हलंत प्लस अ, इससे मिल के बना होता है क। ठीक है, तो व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। और स्वर क्या होता है? जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। अब स्वर के भेद की बात करूँ तो स्वर के दो भेद होते हैं, एक तो मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर में आता है हमारे पास अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये हमारा क्या है? मूल स्वर है। लेकिन संयुक्त स्वर क्या हमारा? ए, जैसे अ और ए से मिलकर बना है। दूसरा हमारा औ, आ और ओ से मिलकर बना है। ठीक है, तो हमारे स्वर के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। लेकिन जो हमारा मूल स्वर होता है, मूल स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो चलिए ये क्या करके जानते हैं। पहला हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे हमारा अ, आ, ई, री, इसमें क्या बहुत ही कम, ई बोल दिया, ऊ। ठीक है, जो हमारा ह्रस्व स्वर हो 4 स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ऊ, री, इसमें बहुत कम समय लगता है। और जो री होता है ना, ये री से ऋषि वाला, इसको हम पढ़ते तो री है, लेकिन इसकी जो मात्रा होती है री ये वाली होती है। जैसे कृषि, ठीक है, और क्या हमारा गृही, ठीक है, घर के लिए जो होता है, तो ये इसकी मात्रा लगती है यहाँ पे। ये हमारा दीर्घ स्वर की अगर बात करूँ तो वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। जितना ह्रस्व स्वर में समय लगता है उसका दुगुना समय हमको दीर्घ स्वर, इसलिए दीर्घ मतलब बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ये 7 होते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, तो ये जो स्वर होते हैं हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, और इनको 2 वर्गों में, और दीर्घ स्वर जो होते हैं 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं। जैसे आ जो होता है वो अ और अ से मिलके बना है। बड़ी ई जो हमारा छोटी ई और छोटी ई से, बड़ा ऊ छोटी यू और छोटे ऊ से मिलके बना है। और ए जो हमारा वो अ और ई से मिलके बना है। और ए अ और ए से मिलके बना है। ओ अ और ऊ से मिलके बना, और औ जो होता है हमारा अ और औ से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा दीर्घ स्वर हो गया। अब हम बात करते हैं प्लुत स्वर की। अगला जो स्वर हमारा प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ समय से भी अधिक समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लग रहा है, तो उसको हम, यानी 3 गुना समय लगता है, तो उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है ना, वो एस की तरह बनता है थोड़ा। ठीक है, और इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय होता है। सुनो, ठीक है, राम, ओम, ये जो शब्द है ये हमारे प्लुत स्वर से निर्मित है। और हिंदी में ना देखो प्लुत स्वर का ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, लेकिन जो वैदिक भाषा है, जो संस्कृत, हमारी वैदिक संस्कृत है पूरा, जिसमें वेदों का निर्माण किया गया है, उसमें इसका यूज़ होता है प्लुत स्वर का। और इसलिए जो प्लुत स्वर होता है ना, उसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब आता है कि हमारे पास नया वर्ड अयोग हुआ। आपने सुना होगा कि आ ई उ आ ई उ ए ओ औ अंग और अह, ये 2 भी हमको देखने को मिलता है स्वर की लाइन में ही जब हमको पढ़ाया जाता है तो। लेकिन ये स्वर नहीं होता है, इनको हम अयोगवाह कहते हैं। अ और अह को योगवाह कहते हैं, और इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। ठीक है, जहाँ पे स्वर ख़त्म हो रहा है औ पे, उसके बाद आएगा अंग और अह, लेकिन ये क से पहले आता है, तो इसलिए इसको ना क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं, जो कि स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। और अंग जो होता है, अंग को अनुस्वार कहते हैं, और अह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अनुस्वार की बात करें तो अंग को अनुस्वार कहते हैं, और ये स्वर के बाद आने वाला एक व्यंजन ही होता है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अंग, जैसे अंगूर, अंगद, कंकन, ठीक है, कंचन, जो शब्द हमारा नाक से ध्वनि निकल रही है, इसलिए इसको अनुस्वार कहते हैं। अगला हमारा अनुनासिक, जो ये चंद्रमा जैसी जो मात्रा होती है इससे हम अनुनासिक कहते हैं।
ठीक है। ये ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुस्वार का तो सिर्फ नाक से होता है, लेकिन अनुनासिक का नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, जैसे गाँव, दांत, आंगन, सांचा, ठीक है, रांची, प्रा, ठीक है। तो ये जो स्वर है हमारा अनुनासिक स्वर, अनुनासिक कहलाता है। स्वर नहीं कहते इनको, अनुनासिक कहते हैं। अगला हमारा विसर्ग, जैसे ये आह की मात्रा जो होती है हमारा आह, तो ये हमारा ये जो होता है ये हमारा विसर्ग होता है। तो आह को विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार की तरफ विसर्ग भी स्वर के बाद आता है और ये व्यंजन है और इसका उच्चारण हा की तरह होता है। हा, आहा बोलते हैं ना, आहा। इसलिए इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मन कामना, पयः पान, अतः, स्वतः, दुख, दुख, हाँ आता है उसमें। ठीक है, तो दुख को सही में ऐसे लिखा जाता है। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं दुख को, नहीं, ये और यहाँ पे विसर्ग और फिर खा, तो ये हमारा दुख बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम वर्ण के भेद में। हमने स्वर देख लिया, स्वर के वर्ण के हमने देखा था कि दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर तो हमने देख लिया, स्वर के हमारा दो स्वर, संयुक्त स्वर और मूल स्वर। मूल स्वर के तीन भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन के स्वर कितने होते हैं? तो व्यंजन के भेद की अगर बात करें तो व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब छूना, स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो जिन वर्णों का, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को छूती है, जीभ जो हमारा मुंह के किसी भी भाग को छूती है, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा, दांत और या होठ को स्पर्श करते छूती है, तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, च, ट, त, प, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं हमारा जो जीभ है मुंह के किसी न किसी भाग को टच छू जरूर रही है। और इस वर्ग को ना, स्पर्श व्यंजन को एक वर्ग में चलते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए वर्गों में विभाजित होते हैं। और ये जो तो 25 होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है। तो पहला जो हमारा स्पर्श व्यंजन है वो क वर्ग है, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ये इसका उच्चारण कंठ से होता है। और च वर्ग का हमारा च, छ, ज, झ, य, ये तालु से इसका स्पर्श करता है। ट वर्ग का होता है ट, ठ, ड, ढ, ण, ये मूर्धा को स्पर्श करता है। त वर्ग का त, थ, द, ध, न, जो कि दांतों को स्पर्श करने से बनता है। प वर्ग का जो उच्चारण होता है वो प, फ, ब, भ, म, ये होठों से होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हो गए। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंत का मतलब होता है भीतर, मध्य या बीच में, और स्थ मतलब स्थित। तो ऐसा व्यंजन जो बीच में स्थित होता है, कहाँ? मुंह के भीतर स्थित होता है, उससे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है, य, र, ल और व। ठीक है, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के इस परस्पर सटाने से होता है, लेकिन कभी भी ये पूर्ण रूप से इन चारों जगहों को कहीं भी एक साथ वो टच नहीं करते पूरा। और इसलिए इन चारों को, ये जो 4 जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहलाता है, अर्ध स्वर भी कहते हैं इनको। ठीक है, अगला हमारा जो व्यंजन का भेद है वो हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का होता है, ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी, गर्म। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा जो होता है मुंह के विभिन्न भागों से टकराते हुए गर्मी पैदा करके उत्पन्न होती है, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4, श, श, स और ह, ये हमारे 4 जो हमारे ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, अब उच्चारण के स्थान पर हम देखें कि उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो कंठ से गले से कौन कौन सा वर्ग होता है? क वर्ग पूरा, क, ख, ग, घ, ण, अंग। तालु से, ठीक है, तो हमारा च, छ, ज, झ, य और श। मूर्धन्य से, ठीक है, तालु के आगे वाले भाग से ट, ठ, ड, ढ, अण जो सड़क वाला होता है, फिर ढ और फिर श षटकोण वाला।
दांतों से त, थ, द, ध और न। दांतों के मूल से स, ज, र और ल। ओष्ठ से दोनों होठों से मिलाने पे प, फ, ब, भ और म। ठीक है। और होठ के ऊपरी और दांतों के नीचे वाले भाग से व और श, फ, व और फ, व, फ, व, फ। ठीक है। तो ये चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है। अब हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है। व्यंजन के भेद खत्म हो गए। व्यंजन के सिर्फ 3 ही भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। लेकिन संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का मेल होता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से हो रहा है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन का जो पहला व्यंजन होता है वो स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। ठीक है। तो पहला जो व्यंजन होगा वो स्वर के बिना होगा, लेकिन जो दूसरा व्यंजन होगा वो स्वर के साथ होगा। जैसे हमारा श क्षत्रिय वाला जो कि क और श षटकोण से मिलकर बनता है, और इसका उदाहरण क्या हमारा रक्षक, भक्षक, भोक्ष, क्षय। ठीक है। त्र से त्रिशूल जो कि त और र के मिलने से बनता है। जैसे पत्रिका इसका एग्जाम्पल हो गया, त्राण हो गया, सर्वत्र, त्रिकोण। ज्ञ से ज्ञानी जो कि ज और य से मिलकर बनता है। सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन। ठीक है। श्र जो कि श्रमिक के लिए यूज़ होता है। श्री, श्रीमान, श्रमिक जो कि श से शलगम और र से रस्सी से मिलकर बनता है, जिसमें एग्जाम्पल देखिए तो श्रीमती, श्रम, परिश्रम, श्रवण। ठीक है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। अब हम बात करते हैं द्वितत्व व्यंजन क्या होते हैं। तो जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तो उसे हम द्वितत्व व्यंजन कहते हैं। यानी जब एक व्यंजन अपने जैसे ही अन्य व्यंजन से मिल जाए तो उसे हम द्विद्वत व्यंजन कहते हैं। और द्विद्वत व्यंजन में पहला जो व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है। इसका मतलब उसके साथ कोई स्वर नहीं होता। जबकि दूसरा जो व्यंजन होता है वो स्वर सहित होता है, उसमें दूसरा व्यंजन में स्वर होता है। जैसे क और क, आधा क और पूरा क मिलके हमारा क्या बनता है? क। ठीक है। जैसे पक्का। च और च मिलके कच्चा। म और म मिलके चद मम्मच, चम्मच। त और त मिलके पत्ता, पदत्ता, पत्ता। ठीक है। तो ये हमारा द्वितत्व व्यंजन है। अब हम बात करते हैं संयुक्ताक्षर की क्या होता है। संयुक्त अक्षर, संयुक्ताक्षर। तो जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। और यहाँ पे दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से कोई नया व्यंजन नहीं बनता है। ठीक है। जैसे हमने देखा कि श से क और श से मिलके हमारा श से क्षत्रिय तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नया व्यंजन नहीं बनेगा। ठीक है। जैसे हमारा क से क और त जो कि कत बन जाएगा, कत। क, आधा क और त मिलके क्या बनता है? कत। और इससे वर्ड शब्द कौन सा बनता है? संयुक्त। आधा स और थ, स्थ जैसे स्थान। आधा स और व, स्व, स्वाद। आधा द और ध, दध जैसे शुद्ध। ठीक है। तो ये हमारा संयुक्ताक्षर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ण वाला जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको कि मैंने जो डीएलएड का डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें से मैंने इकोनॉमिक्स का प्लस कंप्यूटर साइंस का इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो उसको जाके आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।